हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के बारे में। इससे पहले राजस्थान के इतिहास से संबंधित 4 से 5 वीडियो बन चुके हैं और उसी क्रम में ये वीडियो आगे का है। हम इसमें राजस्थान के जो राजवंश थे उनका अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले मेवाड़ के जो राजवंश हैं, गोहिल वंश, और गोहिल वंश से संबंधित जो प्रतापी शासक हुए हैं उनमें 5-7 का अध्ययन कर लिया है। और उसी क्रम में ये आगे का है, तो इसमें महाराणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। महाराणा मोकल का कार्यकाल था वह 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक है। महाराणा मोकल कौन था? राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। इससे पहले राणा लाखा के बारे में पढ़ चुके हैं। राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। चुंडा कौन था? राणा लाखा का बड़ा पुत्र था, जो पहले वाली रानी का था, और दूसरी वाली जो रानी थी वो हंसाबाई थी, राणा लाखा की। और हंसाबाई के जन्म लिया था वो मोकल था। और चुंडा ने विवाह नहीं किया। और चुंडा ने जो असली जो हकदार था मोकल का पुत्र था, चुंडा था, जो राजगद्दी पर बैठना चाहता था या बैठ सकता था। लेकिन जब राणा लाखा से विवाह किया हंसाबाई ने, तो हंसाबाई ने ये शर्त रखी थी कि हंसाबाई की जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पे बैठेगा। इसलिए चुंडा साइड में हट गया, जो असली पुत्र था पहले का। तो इस प्रकार से जो मेन जो हकदार हो गए अब उस समझौते के तहत वह मोकल हो गया। महाराणा मोकल कौन था? लाखा का पुत्र था। पर जब क्या हुआ कि मोकल छोटा था, और मोकल छोटा होने के कारण चोंडा उसके राजकाज को संभालने में थोड़ी मदद करने लगा। तो उसके बाद में जब चोंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। सन 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मीरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। इस प्रकार इनका छोटा सा कार्यकाल था। महाराणा कुंभा मोकल के बाद उसका पुत्र था महाराणा कुंभा। महाराणा मोकल का पुत्र था महाराणा कुंभा। इन्होंने 1433 में, यानी कि मोकल के तुरंत बाद 1433 में कार्यभार संभाला और मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित कर लिया। राठौड़ जो वंश के थे वह जोधपुर से मारवाड़ से संबंधित थे, और उनका मेवाड़ पर अधिकार था। अधिकार क्यों था? क्योंकि जो हंसाबाई थी वह मारवाड़ की थी, और हंसाबाई के हिसाब से मेवाड़ पर राठौड़ों का थोड़ा वर्चस्व था। लेकिन जो मोकल पुत्र था हंसाबाई का, उसकी हत्या कर दी गई। और मोकल के बाद में मोकल का जो पुत्र था महाराणा कुंभा, उन्होंने मेवाड़ की दोबारा सामंतों का विश्वास अर्जित किया। मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया और मारवाड़ का जो प्रभुत्व था उसको थोड़ा कम किया। इसलिए मेवाड़ के जो लोग थे महाराणा कुंभा में विश्वास जताने लग गए। हो सकता है आपको थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन इससे पहले वाले क्रम से आप 4 वीडियो देखेंगे तो उनमें पहले वाले राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो ये कड़ी बाई कड़ी बन जाएगी और अपन को समझने में इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित कर लिया। कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति बनाया। मुख्य तौर पर चित्तौड़ को और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया गया। कुंभा ने बड़ा युद्ध जीता। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। और मालवा के शासक, मालवा में एमपी मध्य प्रदेश में है, तो मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर उनको बंदी बना लिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब आप ये पूछे कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया, तो इसका बताएंगे कि सारंगपुर के युद्ध में कुंभा की जीत हुई थी और 1437 में लड़ा गया था ये। और किसके विरुद्ध लड़ा था? मालवा के शासक थे महमूद खिलजी, उनके विरुद्ध लड़ा गया था। तो उसी जीत की खुशी में उसी विजय की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ।
नागौर के उत्तराधिकार को लेकर के मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो नागौर के शासक थे उनके पुत्र नहीं था, तो उसके आधार पे देखा तो वहाँ पे वर्चस्व बन गया। मेवाड़ चाह रहा था कि नागौर पे अपना अधिकार कर ले, गुजरात चाह रहा था कि अपना अधिकार कर ले, तो इस वर्चस्व में युद्ध हो गया, जिसमें गुजरात की पराजय हो गई। गुजरात की पराजय होने का मतलब है कि मेवाड़ की विजय हुई, और मेवाड़ की विजय के टाइम में कौन था? यहाँ का महाराणा कुंभा था। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, और परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया, वापस राजीनामा कर लिया, और रायमल की पुत्री के साथ में अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी के साथ में कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच चंपानेर की संधि हुई, यानी कि थोड़े दिन पहले, यानी कि 1437 में। इसको समझने का प्रयास करेंगे एक बार। 1437 में इसको महमूद खिलजी को हरा दिया था महाराणा कुंभा ने। अब महमूद खिलजी कौन थे? महमूद खिलजी मालवा के शासक थे, मालवा एमपी के। एक तो महमूद खिलजी हो गई एक तो, और एक नागौर में कौन अधिकार करना चाह रहा था? गुजरात वाले अधिकार करना चाह रहे थे। तो यानी गुजरात वाले और महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और महमूद खिलजी, इन दोनों के बीच में एक चंपानेर की संधि हुई, और उस संधि में तय किया गया कि दोनों मिलकर कुंभा को हराएंगे, क्योंकि दोनों कुंभा के दुश्मन बन गए थे। दुश्मन इसलिए बन गए थे क्योंकि सारंगपुर के युद्ध में तो मालवा वाले को हराया था, और नागौर के उत्तराधिकार के रूप में गुजरात वाले को हरा दिया, तो दोनों ही कुंभा के दुश्मन बन गए, महाराणा कुंभा के दुश्मन बन गए थे। इसलिए दोनों ने मिलकर के एक संधि की, समझौता किया, और ये समझौते में ये तय किया गया कि वे दोनों मिलकर के महाराणा कुंभा को हराएंगे, और हराने के बाद में मेवाड़ में अपना करेंगे क्या? राजकाज। चंपानेर की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1456 ईस्वी में। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे, यानी मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे, आधा मालवा यानी गुजरात, तो आधा तो एमपी का वो ले जाएगा और आधा गुजरात वाला ले जाएगा। 1457-58 में गुजरात में मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, दोनों ने मिलकर के आक्रमण कर दिया मेवाड़ के ऊपर। मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन कुंभा ने अपनी चालाकी के माध्यम से दोनों के बीच में फूट डाल दी, और उसके आधार पर वे आगे नहीं बढ़ पाए। फिर आगे है, ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। राजस्थान में 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने अकेले ही करवा दिया था, जिनमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। ये बड़े विशाल दुर्ग हैं और अभेद्य दुर्ग हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कविराज हैं श्यामल दास, लेखक हैं, तो इन्होंने कहा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। मेवाड़ में, पूरे मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने ही करवा दिया। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ का दुर्ग बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बनाया हुआ है, तो विश्व प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन, तो ये याद रखने वाली बात है कि कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो शिल्पी था, शिल्पी यानी रचनाकार, उसका निर्माण करता, उसका मैप बनाने वाला, नक्शा बनाने वाला, वो कौन था? मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार संवरी का मंदिर, एक लिंग जी का मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत हैं, विचित्र हैं, अनोखे हैं। कहने का मतलब कुंभा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए? कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया, श्रृंगार संवरी का मंदिर बनवाया, एक लिंग जी का मंदिर, विष्णु मंदिर बनवाया, रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपने इस प्रकार से ये प्रसिद्ध हैं। कुंभा एक विद्वान भी थे, विद्यानुरागी शासक था। विद्वान और विद्यानुरागी यानी विद्या में प्रेम रखने वाला शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। इस कान्हा व्यास के द्वारा रचित इस कान्हा व्यास ने एक ग्रंथ रचा था, एकलिंग महात्म्य, और इस ग्रंथ के अनुसार पता चलता है कि कुंभा की रुचि किस किस में थी? वेदों में थी, स्मृतियों में थी, मीमांसा में थी, उपनिषद में, व्याकरण में और राजनीति में रुचि हुआ करती थी कुंभा की। संगीत, मीमांसा व सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। कुंभा ने इन ग्रंथों की रचना की थी, संगीत राज की, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या
गीत गोविंद और संगीत रचनाकार पर टीका लिखी थी, ऐसा माना जाता है। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? तो कवि अत्रि और महेश ने मिलकर के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, यानी उस टाइम के जो प्रशस्ति थी और साहित्यिक ग्रंथ थे उनमें महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, कौन कौन से उपनाम निकाले गए थे उनके? तो महाराजा धीराज की उपाधि थी, राव राय बोलते थे महाराणा कुंभा को, दान गुरु बोलते थे, राजगुरु बोलते थे, परम गुरु भी बोलते थे, हाल गुरु भी बोलते, अभिनव भट्टाचार्य बोलते थे, हिंदू सुल्तान भी बोलते थे, आदि अनेक नाम से उनको बोला जाता था। कुंभा निसंदेह है प्रतापी शासक था, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु उसका अंतिम समय थोड़ा कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी थी। और इस प्रकार से उसके बाद में महाराणा कुंभा के बाद में राणा सांगा जो 1468 में हो गई थी उनकी हत्या, तो उसके बाद में कुछ राजा आए तो उनमें विशेष कार्य नहीं किया, तो उसका विवरण नहीं है। उसके बाद में जो प्रतापी शासक आए थे उनमें थे राणा सांगा। राणा सांगा किस प्रकार से? राणा सांगा का सही नाम संग्राम सिंह था, फिर शॉर्ट नाम सांगा बोलते थे उनको। उनके 3 भाई, यानी संग्राम सिंह या सांगा के 3 भाई और थे। कौन कौन थे? पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, ये 3 भाई थे उनके, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, और एक हो गए संग्राम सिंह खुद। तो इस प्रकार 4 भाई थे ये। इन चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। अपने पिता की मृत्यु होने के बाद में चारों में लड़ाई होने लग गई कि मैं बनूंगा राजा, और दूसरा कहा कि मैं बनूंगा राजा। संग्राम सिंह ने यानी सांगा ने कहा मैं बनूंगा, पृथ्वीराज ने कहा मैं राजा बनूंगा, जयमल ने कहा मैं राजा बनूंगा, राज सिंह ने कहा मैं राजा बनूंगा। इस प्रकार चारों में मतभेद होना लाजमी था और इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बन गया। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना था, यानी 1509 में महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना था। हिंदूपत का नाम से पहचान है इनकी, हिंदूपत के नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो महाराणा सांगा को। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। अब मालवा और मेवाड़ के तो पहले से विरोध चल रहा था आपस में। अब जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने 1509 में, उसी समय मालवा पर किसका अधिकार था? नसीरुद्दीन का अधिकार था, सुल्तान नसीरुद्दीन का उसमें राज कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, यानी 1511 में जो मालवा के सुल्तान थे या नसीरुद्दीन, उनकी तो हो गई मृत्यु, और वहाँ उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसका संघर्ष वहाँ छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। मेदिनी राय एक राजपूत थे और उन्होंने राजपूत सरदार थे और इन्होंने क्या किया? मदद की। किसकी की? महमूद खिलजी की, द्वितीय की। महमूद खिलजी प्रथम तो पहले वाले थे, महमूद खिलजी द्वितीय की इन्होंने थोड़ी मदद की और इसके आधार पे मेदिनी राय की थोड़ी बूझ होने लग गई, वहाँ पे कद बढ़ गया और अप्रत्यक्ष रूप से ये शासक बन गया। कहने का मतलब हो गया कि ज़्यादा राजकाज में इनकी चलती थी। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से, मालवा के लोगों ने यानी गुजरात की मदद ली और मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, फिर राणा सांगा शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हो गया। मालवा और मेवाड़ में युद्ध हो गया। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा बंदी बना लिया गया। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय जो थे वे पराजित हुए और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। राणा जीत गए फिर से और इसको भी बंदी बना लिया गया, यानी पहले वाले को तो कुंभा ने बंदी बनाया था और अब वाले को किसने बना लिया? महाराणा सांगा ने बंदी बना लिया। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास, मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फरपुर के बीच संघर्ष हुआ। यानी कि मेवाड़ की दुश्मनी हमेशा से रही है गुजरात और मालवा से। अब इस टाइम में गुजरात के सुल्तान कौन थे? चाहे ईडर का प्रश्न हो, ईडर का, नागौर का प्रश्न हो या फिर मालवा का प्रश्न हो,
जिनको लेकर राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान थे मुजफ्फर के बीच संघर्ष होता रहता था हमेशा, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली, ऊंच नीच चलती रहती थी। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खतौली, यानी वर्तमान में यह कोटा जिले में है, यानी 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ। खतौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। ये बड़ी बात है। 1517 में महाराणा खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली कोटा में है वर्तमान में। खतौली का युद्ध 1517 में, और किन किन के बीच में हुआ? महाराणा सांगा और सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के शासक थे, इनके बीच में हुआ और इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी, यानी बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। फिर से धौलपुर में है बाड़ी, तो वहाँ इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया, उत्तर भारत का ताकतवर राजा बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। अब बाबर विदेशी आक्रांता फिर आए और इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला किया 1526 में, और पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। किन किन के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। और आगरा पर अधिकार किसने कर लिया? बाबर ने कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। फिर बाबर ने महाराणा सांगा के ऊपर भी हमला करना शुरू किया, विश्वासघात का नाम आरोप लगा करके सांगा पर विरुद्ध कूच कर दिया। और बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा। ये बाबर ने आरोप लगाया है कि बाबर जब इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ रहा था 1526 में, तो बाबर के अनुसार बाबर ने कह रहा था कि महाराणा सांगा ने उनसे वादा किया था कि जब भी बाबर इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला करेगा, इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला करेगा तो महाराणा सांगा बाबर की मदद करेगा। लेकिन जब युद्ध हुआ तो सांगा ने बाबर की कोई मदद नहीं की। ये आरोप लगा कर कि बाबर ने किस पे हमला कर दिया? महाराणा सांगा के ऊपर भी हमला कर दिया। किंतु महाराणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की इस आधार पे, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है। ये बाबर के अनुसार ही है आरोप, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, यानी बाबर भी ताकतवर था और महाराणा सांगा भी ताकतवर थे। अतः दोनों के बीच में युद्ध निश्चित था, यानी अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए युद्ध होना लाजिमी था इनमें। यद्यपि खानपुर के मैदान में सांगा पराजित हुआ, यानी अब की बार जो खानवा का मैदान हुआ, खानवा का मैदान का यानी खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा हार गए थे और अब की बार बाबर जीत गया। पर इससे पहले बयाना के युद्ध यानी फरवरी 1527 में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? किसके बीच में हुआ था? यानी राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर हार गए थे। फिर खानपुर के युद्ध में, फिर खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया, उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और सांगा के बीच युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। तोप खाने एवं तुगलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हो गई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके कारण फलस्वरूप 30 जनवरी सन 1528 को बसुआ में सांगा की मृत्यु हो गई। इसका मतलब सांगा की मृत्यु किसने कर दी? यानी महाराणा सांगा के जो सामंत थे उन्होंने ही मृत्यु कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि राणा युद्ध लड़ना चाहता था और बिना युद्ध जीते या बिना युद्ध लड़े वह वापस नहीं आना चाहता था। और जो सामंत थे वो ये चाह रहे थे कि अब ताकतवर हो गया है बाबर और उससे युद्ध लड़ेंगे तो सर्वनाश के अलावा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वो युद्ध न करने के पक्ष में नहीं थे और सांगा मान नहीं रहे थे। इसलिए सामंतों ने महाराणा सांगा को विष दे दिया और उस विष के कारण महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल बना हुआ है। मांडलगढ़ में राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 तक शासन रहा इनका। वह और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने थे 1531 तक है। इसके बाद में जो ताकतवर शासक आए थे वे आए महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह राणा सांगा के बाद में कौन आए? राणा रतन सिंह आए। रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य आए और उनके बाद में जो ताकतवर शासक आए वो आए थे राणा उदय सिंह।
उदय सिंह का जो कार्यकाल है वह 1537 से 1572 तक का लंबा कार्यकाल है इनका। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। पहले कविता भी आया करती थी छोटी क्लासों में, तो उसमें पन्नाधाय का जो लेख है वह बहुत ही विश्व प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त है। तो उसके बारे में बताया था कि उन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर के बनवीर के हाथों से उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह राजा बने थे। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर नगर बसा करके उन्हें अपनी नई राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अब एक नई कहानी शुरू होती है, यानी अकबर दिल्ली के शासक थे, उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया 1567 में। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जैमल और फत्ता नामक अपने 2 सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जैमल व फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जैमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। तो कहने का मतलब ये है कि जैमल और फत्ता किसकी तरफ से लड़े थे, तो उदय सिंह की तरफ से लड़े थे, अकबर की सेना के विरुद्ध उदय सिंह की सेना की तरफ से लड़े थे। इस प्रकार से इनका कार्यकाल था। इनके बाद में है महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप का कार्यकाल अलग से पढ़ेंगे। ये 21 मिनट का वीडियो हो गया है, काफ़ी लंबा है, तो इसको इसमें अलग से पूरा शूट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और इसमें थोड़ा सा और समझ के पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो महाराणा प्रताप के बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि मेवाड़ के जो शासकों से संबंधित थे वे काम के जो वीडियो हैं वो पीछे रह गए, उन्हीं क्रम में ये वीडियो है ताकि उनको पढ़ने के बाद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।